नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र आचार्य निशुल्क क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं रीड हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ 3 प्रैक्टिस सेट से आपको अच्छा फायदा हुआ। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो गॉड ब्लेस यू जैसे शब्दों का प्रयोग करके मतलब काफ़ी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है उन सभी का। और लाइक एंड शेयर में ज़रूर कमी ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। और हम कल संडे है तो कल सुबह सुबह आपको मनोविज्ञान का पेपर देने का पूरा टारगेट है मेरा। मैं आपको दे दूंगा मनोविज्ञान का दूसरा पेपर, ठीक है। और शाम तक हो सका तो आपको 5वां पेपर हिंदी का भी मिल जाएगा। चलिए, तो आज हम करने जा रहे हैं पेपर नंबर 4। तो आर यू रेडी? ध्यान रखें, तैयार रहें। 30 मिनट अगले आप कहीं ना जाइए छोड़कर, कंटिन्यू देखें, पूरा देखें, लाइक न भूलें। कुछ लोग देखते हैं लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। कमेंट करें, लास्ट में बताएं कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए कि व्याकरण कोटियों से अप्रभावित रहता है। क्या रहता है भाई व्याकरण कोटियों से अप्रभावित? फटाफट बताइए, देखें। हाँ जी, व्याकरण कोटियों से। अब व्याकरण कोटियां कौन कौन सी होती है? पहला क्वेश्चन यही होता है, व्याकरण कोटियां कौन कौन सी होती है। देखिए, लिंग, वचन, पुरुष, यही तो व्याकरण कोटियां हैं। इनसे अप्रभावित कौन रहता है? आपको आंसर पता होगा, अब तक आपने दे दिया होगा। अव्यय, कारक, संज्ञा और क्रिया। क्रिया प्रभावित है, संज्ञा प्रभावित है, कारक भी प्रभावित है, लेकिन अव्यय जो है वो अप्रभावित है। अब आप में से कईयों के दिमाग में ऐसा, कारक कैसे प्रभावित है? क्यों? का, के, की। का ही नहीं रहता। लड़की है तो लड़का है तो का, लड़की है तो की हो जाएगा। तो प्रभावित है कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। निम्न क्या है? निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल, कपोतारी, कपोतरी या कपोतरी, हाँ ठीक है, करग या शेन, इनमें से कौन सा? भाई कपोत का अरि कौन है? कपोत का अरि बाज होता है, कबूतर का शत्रु। उसके बाद है करग, उसके बाद क्या है? उसके बाद है करग, ठीक है, करग, शेन और शार्दुल। देखिए कौन सा है। अब तक आपने आंसर भी दे दिया होगा, उम्मीद हूं। और दूसरा आंसर राइट होगा शार्दुल, है ना। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से समझिए। और मैं कई बार आपसे ये बोलता भी हूं कि ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आपको उत्तर नहीं आता। आपको उत्तर आता है, बस ढूंढना नहीं आता। आप धैर्य रखें और ये सोचें कि चलो मुझे ये प्रश्न नहीं आता, लेकिन कम से कम मैं चारों ऑप्शन पे एक बार ध्यान से देख तो लूं। हो सकता है मुझे ये पता लग जाए कि ये 3 तो पक्के नहीं है, तो चौथा अपने आप निकल आता है। स्मार्टली उत्तर निकालने का प्रयास कीजिए। 25 हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमारे जो हैं क्या कहते हैं कि हम उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो रखा है, ये हो रखा है। देखिए क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। क्यों कॉन्फिडेंस डाउन? एक कॉन्फिडेंस रखो, जैसे मैं रखता हूं कि हिंदी में अगर व्याकरण का क्वेश्चन कैसा भी आया तो मैं गलत नहीं करूंगा। ये कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। चलिए, इन शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा है? परंतु, दुधारू, पंजाबी या चल? बताइए, परंतु, दुधारू या पंजाबी चल। अब तक आपने आंसर दे दिया होगा और आंसर है परंतु। क्योंकि आपको पता है लेकिन, किंतु, परंतु, ताकि, मानो, होता है, फलता है, इसलिए, और, या, व, जो कि, यद्यपि, है ना, ये सारे के सारे क्या है? अव्यय शब्द है। तो परंतु उसमें दुधारू विशेषण है, पंजाबी विशेषण है, चल धातु है, और चल में ना क्रिया लगा के चलना बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? यानी कौन सा शब्द है जो उस वस्तु पे जोर डाल रहा है? यह, मेरे, वही, पुस्तक। ये क्वेश्चन आपको सही आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपको सही बताना है। बताइए। देखिए, इसमें से कई दिमाग लगाएंगे यह, क्योंकि दिमाग में आएगा यह और वह सर्वनाम होते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, यह के तुरंत बाद क्या आया हुआ है? पुस्तक आया हुआ है। और जब किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए और वो सर्वनाम उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तो वो सार्वनामिक संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण होता है। लेकिन यहां पर राइट आंसर होगा, पुस्तक तो हो नहीं सकता, मेरे हो नहीं सकता, निश्चयवाचक का पूछ रहा है, तो राइट आंसर है वही। राइट आंसर है वही। बीच में एक न्यूज आपको जरूर दे देता हूं मैं। 15 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है ऑफलाइन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बैच के। देखिए, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल से ही मेरे पास में कॉल्स
कॉल्स आ रहे हैं, काफी उस दिन से आ रहे हैं, 10 दिन से, कि सर आप मेरा नाम लिख लीजिएगा। देखिए बैच सिर्फ 40 जनों का ही बनेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ना तो मेरे पास इतनी जगह है, ठीक है, कि इस कोरोना में लें, कल को कोरोना फिर से आता है तो दिक्कत हो जाती है, फिर इतना लंबा चौड़ा किराया अपने, ना तो आप पे भार बने ना मेरे पे भार बने। तो जितनी घर पे जगह है उसके हिसाब से 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स की जगह नहीं है, तो सिर्फ 40 स्टूडेंट्स का एक बैच बनाएंगे और चाहते हैं कि 4 महीने का बैच हो, उसमें उन्हीं 40 पे इतनी मेहनत की जाए कि 100% रिजल्ट रहे। अब 100% का प्रयास करेंगे और अगर आपकी तरफ से भी 100% मेहनत रही तो निश्चित रूप से हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के रजिस्ट्रेशन 15 से स्टार्ट करेंगे। फिर भी कोई पहले, अभी तक 10-12 कॉल्स आ चुके हैं, आपको सूचना देता हूं कि 15 तारीख के बाद जरूर नाम लिखाएं और रीट होने के तुरंत बाद बैच स्टार्ट किया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया ये तो भाई। कौन सा शब्द आलोक का विषय वो है, क्या कहते हैं, सॉरी गलत दे दिया प्रश्न, आलोक का विलोम शब्द नहीं है, आलोक का विलोम शब्द नहीं है, इसको थोड़ा सा पढ़े, नहीं है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं पेन से, अगर लिखा जाए तो विलोम शब्द, देखिए हाँ लिखने की प्रयास मेरा जारी है, शायद लिखा जाए, ये देखिए लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको भी आनंद आ रहा होगा, हंसी आ रही होगी कि गुरुजी काई करे है, गुरुजी खोड़ तो लंबी बड़े कोचिंग सेंटर वाली खोड़ा है, गुरुजी पार नहीं पड़ रही है। कोई बात को नहीं, पार भी पड़ जाएगी, ठीक है। तो हमने लिख दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द नहीं है? अमा, दित्य, ज्योत्सना और तम, इतना कहते ही आपके सबके दिमाग में होगा और राइट आंसर आ चुका होगा, और वो राइट आंसर है तम। तम यानी होता है अंधेरा और आलोक यानी होता है प्रकाश। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, रस्सी जल गई पर बट कौन गया, है ना। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ध्यान से देखना, जब भी लोकोक्ति आती है तो उसके पीछे क्रिया नहीं होती है, बहुत कम लोकोक्तियों के पीछे इस तरह से क्रिया होती है, वो भी थोड़ा अलग ढंग से होती है। रस्सी जलने पर राख बन जाना नहीं, अपने में मस्त रहना बिल्कुल नहीं, दूसरों की परवाह न करना बिल्कुल नहीं, दुर्दशा होने पर भी अहंकार नहीं छूटना, है ना। ये बिहारी का एक दोहा है, मुझे याद नहीं है पर उसका अर्थ याद है कि जो मतलब जो पैसे वाले लोग होते हैं, अगर उनके पास से धन संपदा छिन भी जाती है तो भी उनके रहन सहन में जो होता है वो कमी नहीं आती है, क्योंकि वो अपना रहन सहन वैसा का वैसा ही रखते हैं। तो रस्सी जल जाती है मगर बट नहीं जाता है। तो राइट आंसर इसमें होगा डी। कौन सा है राइट आंसर? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पापड़ का तत्सम रूप क्या है? पापड़ का तत्सम रूप क्या है? परपट, परपड़, करपट और परपड, सब पे र लगा, इसका मतलब है तो इन चारों में से एक ही। तो देखिए करपट तो हो नहीं सकता, परपड़ वो कोई तोड़ते हैं तो पड़पड़ की ध्वनि जरूर आती है, परपड नहीं हो सकता। क्या शब्द होगा? आंसर अब तक आपने दे दिया होगा, क्या होगा? परपट होगा या परपड होगा? राइट आंसर है, आज का पेपर थोड़ा सरल लगेगा लेकिन शिक्षण विधि आने तो पता लग जाएगा सरल है कि टफ है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आज के 30 क्वेश्चंस में से। क्यों अच्छा, उसका कारण भी बताऊंगा मैं। देखिए नहलाया, नहाया, नहलवाया और नहलाया, देखा जाए ना तो ये चारों की चारों प्रेरणार्थक है। कैसे है सर, क्या बात कर रहे हो? देखिए बताता हूं, लेकिन आंसर एक ही है। और प्रश्न क्या कहता है, मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं मेरी हर क्लास में कि प्रश्न कहता है भले ही आंसर सही कोई सा भी हो, मुझे तो इन चार में से अर्थात निम्न में से बता दो सही कौन सा है। इनमें से एक आंसर निकटतम सही है, वही आंसर अपने को देखना। देखिए मूल क्रिया क्या होती है? नहाना। मूल क्रिया क्या होती है? नहाना। और नहाना का प्रथम प्रेरणार्थ क्या होता है? नहलाना। ठीक है, नहलाना, ठीक है, ये प्रथम सॉरी हाँ नहलाया, तो ये है प्रेरणार्थक प्रथम। ये तो बहुवचन में आ गई, उसको छोड़ दीजिए। ये प्रथम प्रेरणार्थक है, नहाया हो नहीं सकती क्योंकि नहाया तो मूल क्रिया है। और नहलवाया अर्थात द्वितीय प्रेरणार्थ है नहलवाया। लेकिन अगर हम केवल नहलाया और नहलवाया में से चुनेंगे ऐसी कंडीशन पे, तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ही होगा। हालांकि अगर वो पूछ लेना कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप कौन सा है, तो ध्यान रखना इसका आंसर ए हो जाएगा। वो पूछ ले द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सा है, तो सी होगा।
वो सीधा पूछे प्रेरणार्थक कौन सा है तो भी सी ही होगा। ठीक है, ये इस प्रश्न पे मैंने इसलिए बात की क्योंकि ऐसे सरल प्रश्न होते हैं ना वही मेरिट तय करते हैं, क्योंकि कठिन प्रश्न तो आपको नहीं आता, वो किसी को नहीं आएगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? विपुल और नीमा पढ़ते हैं। जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं। मकरंद और विनीता दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। मुझे तो लगता है आपने अब तक आंसर दे दिया होगा, क्योंकि आप सबकी तैयारी जबरदस्त है। 17 लाख साथियों में आपका स्थान 33,000 में तय हो चुका है। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि ईश्वर आपकी मेहनत को सफल करे, सार्थक सिद्ध करे। तो आंसर देखिए, विपुल और नीमा, यहां पे तो संज्ञा शब्दों के बीच में यानी शब्दों को जोड़ रहा है। जो मनुष्य धनवान होता है, जो आ गया मिश्र वाक्य, विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य। मकरंद और विनीता फिर से क्या है, शब्दों को जोड़ रहा है, लेकिन यहां दो वाक्यों को जोड़ रहा है। देखिए जैसे है ना, ये देखिए, मैं बढ़ गया, यानी दो क्रियाओं को जोड़ रहा है। एक तरह से कह सकते हैं, मैं आगे बढ़ गया, ये बात खत्म हो गई, और वह पीछे मुड़ गया। कोई किसी पर आश्रित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीरे कैसे चल। यदि किशन पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, यह वाक्य क्या है? क्या पूर्ण भूतकाल? भूतकाल तो किस प्रकार होता है? मोहन ने खाना खा लिया था, मोहन पढ़ चुका था। अपूर्ण भूत, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा था, उस वक्त वो काम कंप्लीट नहीं हुआ था। संदिग्ध, शायद मोहन पढ़ रहा था। हेतु मद हेतु, कारण कार्य डिपेंड, यदि किशन पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो राइट आंसर कौन सा है भाई? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समय बहुत कम लूंगा। अब आपका जो अब क्लासेस हो रही है मैं समय बहुत कम लूंगा, बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दूंगा। कम क्लास, छोटी सी क्लास में अधिक मैटर दूं। इसमें से एक पद में संधि और समास दोनों है, वो शब्द कौन सा है? दिन रात, यहां तो समास तो है, संधि नहीं है। दिन और रात, पंचवटी, 5 वटियों का समाहार, लेकिन यहां पर संधि नहीं है। चंद्रमुखी कर्मधारय समास कह सकते हैं, या फिर बहुव्रीहि में डाल सकते हैं, लेकिन रामानुज, राम धन अनुज, यहां पे समास भी है और संधि भी है ना। अब आप कहोगे रामानुज, देखिए अगर इसका तीसरा अर्थ निकालोगे तो इसका बहुव्रीहि में चला जाएगा। बाकी राम का अनुज, रामानुज है ना, तो इसका राइट आंसर है डी। इनमें से तद्भव नहीं है। लो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हल्दी, लुनाई, द्विवर, नेह। हल्दी क्या तद्भव शब्द है? हाँ भाई, हल्दी बिल्कुल तद्भव है। लुनाई बिल्कुल तद्भव है। द्विवर शब्द है ना, तद्भव नहीं है भाई। द्विवर आपको क्या लगता है तद्भव क्या है? द्विवर, वैसे इसमें तद्भव शब्द ध्यान रखना, नेह क्या है? तद्भव है क्या? तो नेह का तत्सम क्या होगा? स्नेह। नेह का तत्सम क्या होगा? स्नेह। तो इसका मतलब द्विवर, भाई आधा वर्ण आ ही चुका है, तो इसमें जो कौन सा है? तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम। द्विवर जो है वो तत्सम, इसका क्या होगा? देवर। तद्भव देवर होगा ना। चलिए, सहायक क्रिया प्रभावित होती है क्या? वचन और पुरुष से सहायक क्रिया प्रभावित होती है। सहायक क्रिया पता है ना, मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया आती है। मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया बराबर संयुक्त क्रिया। तो वचन पुरुष से, वचन से, लिंग वचन से, लिंग कारक से, बताएं। देखिए आपने बता दिया होगा, लिंग और वचन से सहायक क्रिया प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, एसआई वालों के लिए भी अच्छा है। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प से है? शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प से है? क्रम से बताइए। देखिए, कंठस्थ, कंठस्थ और दो में कमल, कमल है। सबसे पहले तो यहां फाइनल कर लीजिए। पहले आपको पता है, मैंने बारखड़ी लिखा रखी है, शब्दकोश को क्रम से लिखना भी आपको सिखा रखा है, आपको शायद पता हो तो। और उस हिसाब से इसमें या तो ए होगा या सी होगा, तो यहां तक क्लियर। अब देखिए, कंठस्थ, कंठस्थ, सेकंड नंबर कमल, कमल, यहां पता नहीं चला।
तीसरे नंबर आ गया इसमें कलंक, और चौथे नंबर आ गया इसमें कलई, और उधर कलई और कलंक, यानी एक राइट है। आपने अब तक कर लिया होगा। यह प्रश्न अच्छा है, इसमें गलती मत कर देना, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो क पे अनुस्वर लगा है और क सिंबल है, तो जो अनुस्वर वाला होता है वो पहले आता है। तो यहां तो फैसला बराबर ही है, लेकिन यहां कलई और कलंक, यहां कलंक और कलई है। तो देखिए यहां ल पे लगा है और यहां पे सीधा ल है, तो इसका मतलब ल पे अनुस्वर लगा वो पहले आएगा। तो इसका राइट जो आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। कौन सा होगा भाई? वो होगा सी, आंसर इज राइट, ठीक है। व्याकरण का 15वां क्वेश्चन, इनमें से अर्ध विराम का चिन्ह, देखो चिन्ह गलत लिखा है, चिन्ह गलत लिखा है, ठीक है। चिन्ह होता है ची आधा न ह और न, चिन्ह गलत लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक है ये। इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? क्या ये चिन्ह है? ये तो योजक चिन्ह है। क्या ये है? नहीं है, ये तो अल्पविराम है। और ये फिर कौन सा है? या ये है या ये, कौन सा बताइए? संकेतक चिन्ह है इनमें से एक सा। तो अर्धविराम आप सबको पता है, ये रहा अर्धविराम। कौन सा होता है? ये अर्धविराम, अल्पविराम, अर्धविराम और पूर्ण विराम। अब आते हैं शिक्षण विधियों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्यान, क्या टाइम हो गया? 7, अच्छा 8 बज गए। चलिए, व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ? व्याख्यान विधि का ये प्रयोग गलत है, इसको काट दीजिए। आज तो टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा कर दी, देखना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। व्याख्यान विधि का किस विधि के साथ प्रयोग उत्तम रहता है? व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ उत्तम रहता है? प्रश्न को यूं पढ़े, व्याख्यान विधि का किस विधि के साथ प्रयोग उत्तम रहता है? क्या भाषा प्रयोगशाला? प्रयोगशाला से व्याख्यान का कोई लेना देना नहीं है। दूरस्थ विधि सूत्र, ये शायद उसका पहले आ गया क्वेश्चन, पर अच्छा लगा था, उसका उत्तर आपने दे दिया होगा अब तक। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि में प्रश्नोत्तर विधि होती है, प्रश्न किए जाते हैं, उत्तर मिलते हैं। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं क्या? सबसे पहले ध्वन्यात्मक जो विधि होती है, ध्वनि है ना, उस ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम व्यंजन सिखाओगे, स्वर, शब्द या वाक्य। तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, गलती करते हो तो अनजाने में करोगे, बाकी गलती नहीं करोगे। पेपर बड़ा सरल है आज का, और वो हमें कहा था कठिन, औसत और सरल, हर तरह के पेपर आपको मिलेंगे 10 पेपर्स में। तो राइट आंसर है स्वर। सबसे पहले ध्वन्यात्मक विधि में स्वरों का ज्ञान करवाते हैं। इकाई विधि के लक्ष्य और उद्देश्य होने चाहिए क्या? जो विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य जो भी होते हैं, वो कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, उपसवी होने चाहिए। सरल होना चाहिए क्या, या प्रभावी होना चाहिए, या उपसवी होने चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए इकाई विधि के जो लक्ष्य और उद्देश्य है ना, वो मेन तो निश्चित होना चाहिए, फिक्स होने चाहिए कि ये उद्देश्य की प्राप्ति में करनी ही करनी है, ठीक है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में सर उस किताब में ऐसा दे रखा है, उस किताब में ऐसा दे रखा है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। पिछली बार शायद एक भाषा संसर्ग और समवाय विधि वाला था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि मैं देखूंगा, तो उसमें मेरे पास फोन भी है कि सर आपकी विधि जो है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे जो नोट्स की पीडीएफ आपको मिली है ना, वो थोड़ी सी, मैंने आपको कहा था कि देखो क्या है कि इतना समय नहीं था कि मैं सही ढंग से सेट कर पाता, क्योंकि जितना हो सकता लिखा और फिर एक पीडीएफ बना दी। फिर भी आप उनको पढ़ने में, उनको बड़े सरल सहजता से लिखा हुआ है, वो थोड़ा प्रिंट निकाल ले और उनको पढ़ लेना। लास्ट जो 8 पेज मैंने किताब के डाले ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। आप कैसे भी करके उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, फायदा मिलेगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं आपको, ठीक है। प्रबलन कौशल के जनक हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एच.सी. हॉल, हल है ये, एच.सी. हल है ना, हॉल एच.सी. हल होना चाहिए। वर्दिमर, एचिसन या एलन? फटाफट आंसर दीजिए। प्रबलन कौशल का जनक कौन है? बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में मैं टाइम देता हूं आपको। प्रबलन कौशल का जनक कौन है? आंसर मिल रहा है, वेरी नाइस। और आंसर आपने दिया है एच.सी. हल, या जो होल लिखा हुआ ये आंसर है 1900 क्वेश्चन का। 11 क्वेश्चन और है, अभी तक भी अगर आपके गलत हुए 1-2 तो रिकवर कीजिए। श्रम, क्रम, ड्रम, ट्रम, है ना, इस प्रकार के शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि जो है वो अपनाई जाती है? देखो और कहो विधि, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, संगीत विधि।
अच्छा मुझे बताओ, मैं भी इसका उत्तर बताऊंगा, मुझे बताना ये प्रश्न किस किस के गलत हो रहा है। जिसका भी गलत होना ईमानदार से होता ना, ईमानदारी यानी ईश्वर, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, रीति रिवाज, इन सब की कसम आपको सच से बताना ये प्रश्न किस किस के गलत हो रहा है। ये गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है ये, बड़े प्रश्न देख के घबराना नहीं चाहिए। ध्वनि साम्य विधि, भाई श्रम क्रम ट्रम ये तो एक जैसी ध्वनि आ रही है ना, तो उनको एक साथ सिखाया जाएगा, तो यहाँ ध्वनि साम्य विधि का प्रयोग करेंगे ना। ऐसा प्रश्न गलत मत कर देना, ऐसा प्रश्न गलत कर दिया ना तो रीड से बाहर जाओगे। और लोग है ना तके हुए बैठे हैं, 17 लाख लोग हैं, 33,000 में आने के लिए मारा मारी होगी। ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस रखना, निम्नलिखित में से, और जीतेगा वही जिसका आत्मविश्वास काम करेगा, जो एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद जो है मतलब अपने पेपर में ही खो जाएगा। बाकी इधर उधर मत देखो, अरे उसने ओएमआर शीट में भरने शुरू कर दिया, उसने ऐसे करना शुरू कर दिया, ये फालतू माथापड़ मत करना, चुपचाप अपने पेपर की ओर ध्यान देना। निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री या जांच कार्य। 21वें में बताइए पाठ योजना का अंग कौन सा नहीं होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको कैसा लगे मुझे नहीं पता, पर क्वेश्चन बड़े अच्छे लाया हूं मैं। मुझे पता है क्योंकि मैंने तैयारी की है, मुझे पता है काव्य हिंदी संस्थान सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के हितार्थ कार्य करेगा, अच्छे क्वेश्चन ही लाएगा। बताएं, देखिए सामान्य विशिष्ट होता है, सहायक सामग्री की जरूरत पड़ती है, जांच कार्य का पाठ योजना में कोई रोल नहीं रहता। आज का पेपर बड़ा सरल है, देखते हैं 30/30 वाला भी कोई ईमानदारी से पहुंचता है क्या। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। कौन सा एक पद है जो उसकी पंचपदी प्रणाली में नहीं है? प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, उद्देश्य है, मूल्यांकन है, या इनमें से कोई एक नहीं है? फटाफट आंसर दीजिए। हर्बर्ट की 5 पदीय जो प्रणाली आपको कंठस्थ होनी चाहिए, अब तक तो देखते हैं आंसर मिल जाना चाहिए। अगर प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण उसमें है, उद्देश्य है, मूल्यांकन है, तो कौन सा नहीं है, या इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर इसका राइट होगा। याद रखना, प्रस्तावना भी है उसमें, प्रस्तुतिकरण भी है, मूल्यांकन भी है, उद्देश्य उसमें नहीं है, उद्देश्य उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का समय है, ये तो सबने बीएड की है, हाँ कई है जिका गया कोनी रुपया देर करिए ने पर टेंशन जरूर हो सके। सूक्ष्म शिक्षण का समय क्या होता है? 23वें में। ए राइट है, बी राइट है, 25 राइट है या 12 राइट है? बताइए फटाफट आंसर दीजिए। और अब तक तो आंसर आ चुका होगा, ये तो किसी के गलत नहीं होना चाहिए। 5 से 10 मिनट, और आपने इतने दिन से पढ़ाई, आज मैं समझता हूं कि 30/30 वाला कोई एक आध तो पक्का निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि से छात्र अग्रसर होता है। 24वें क्वेश्चन में विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से सामान्य, विशिष्ट से विशिष्ट। बड़ा सरल पेपर है ना आज, है कि नहीं? ऐसी बताओ, सच सच बताना, सरल पेपर है आज तो। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि जो होती है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ये क्वेश्चन है बड़ा दिखने वाला, मगर गलत नहीं होना चाहिए। और अगर ये भी गलत हुआ ना तो मैं फिर कह रहा हूं रीड से बाहर जाओगे, तैयारी नहीं है फिर आपकी। गुरुजी आवे से क्यों बोल रहे हो? तो क्या बोलूं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। ये कहता है व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है? क्या प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है? क्या प्रथम व द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समानांतर पढ़ाया जाता है? क्या द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, या दोनों भाषाओं का व्याकरण व्यतिरेक यानी तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ाया जाता है? बताइए कौन सा राइट होगा? देखते ही उत्तर नजर आ जाना चाहिए। जिसकी तैयारी है, जिसने कंठस्थ कर रखी है शिक्षण विधियां, मैं पिछले 2 महीनों से आपको है ना डांट रहा हूं कि तुम लोग है ना पढ़ लेना शिक्षण विधियां, 2-2 घंटा पढ़ लो। अभी तक भी समय है, अभी तक भी शिक्षण विधियों के 50 क्वेश्चन आप खींच कर राइट कर सकते हो। ये देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है? अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन आ गया। खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है? खंडान्वय, चित्र वर्णन, आगमन, प्रश्नोत्तर, निगमन। बता दीजिए इसका आंसर। मैं ज्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताइए भाई फटाफट। जी प्रसन्न पड्डोड़ो को नहीं मारे तो क्यों भाई? देखिए खंडान्वय विधि जो है ये किसका नाम है? 26वें क्वेश्चन में राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि। खंडान्वय विधि प्रश्नोत्तर विधि का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 24 मिनट हुए हैं लेकिन 27वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 30 मिनट की क्लास में लेता हूं और 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको देता हूं, बीच में अच्छी अच्छी बातें भी करता हूं और कल आप सभी को समर्पित एक मोटिवेशनल पोएम के साथ जरूर उपस्थित होऊंगा। संडे बेस्ट मोटिवेशन, बहुत अच्छी कविता लेकर आऊंगा आपके लिए, जो आपके जो कहते हैं ना सोए हुए रोंगटों को जगा देगी और आपको 15-15 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर कर दे, ऐसी कविता लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल तो आपके सामने 27 नंबर कौन है और वो है कि वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य क्या है? क्या अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, या फिर अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय? बताइए। देखिए वाचिक अभिनय, आपने बचपन में 6ठी 7वीं में कभी हिंदी के पीरियड में कोई नाटक पढ़ा होगा या एकांकी पढ़ी होगी। मैडम जी क्या कहते थे, मान लो चंद्रगुप्त नाटक आ गया तो बोलता था तू चंद्रगुप्त बन जा, तू ये चाणक्य बन जा, तू ये बन जा, वो बन जा, 4-5 पात्र बना देते थे और कहते थे जिसका जिसका संवाद है वो उसको पढ़ेगा और उन्हीं हाव भावों के साथ पढ़ेगा। ये सेम वैसी है, वाचिक अभिनय, केवल बोलकर अभिनय किया जाता था और वो कब होता है? कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। प्रश्न का उत्तर खुद चीख चीख कर कहता है अरे मैं हूं, अरे बचपन में तेरे से बहुत बार ऐसा करवाया गया था, तू देख ले। लेकिन फिर भी कोई गलत कर दे तो क्या किया जाए भाई? सोच लीजिए, सरल प्रश्न गलत मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? 28वां क्वेश्चन है, बताओ। निगमन प्रणाली का तात्पर्य है पहले उदाहरण देना, फिर उसका निष्कर्ष जानना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, कई नियमों को एक साथ प्रस्तुत करना, या पहले नियम बताना और फिर उसकी व्याख्या करना। बताइए। देखिए निगमन प्रणाली में, हाँ जी, अब तक आंसर आ चुका होगा या पढ़ रहे हो? आ चुका है तो चलिए इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। पहले नियम बताना, आगमन और निगमन। गलत तो ये, आज कितना सरल प्रश्न लाया हूं सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। लेकिन प्रश्न अच्छे हैं, सरल होने का मतलब ये नहीं होता कि प्रश्न बेकार है। ये बात याद रखना, इस वहम में मत रहना कि गुरुजी सरल प्रश्न ला रहे टाइम पास कर। मैं टाइम पास करने के लिए मेरे पास समय है, इतना समय नहीं है कि मैं टाइम को पास करूं। प्रश्न सरल हैं लेकिन स्तरीय प्रश्न है, और सरल प्रश्न होने का यह मतलब नहीं है कि उसका स्तर नहीं होता है। निगमन प्रणाली पहले नियम बताता है फिर उसकी व्याख्या करता है। ठीक है भाई, कहने का मतलब नियम के बाद उदाहरण आता है। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? यह भी अच्छा प्रश्न है। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? हर्बर्ट, मॉन्टेस्क्यू, रायबर्न और हंटर ने। बताइए। देखिए उत्तर आ चुका होगा, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। किसने किया था 29वें में? हाँ, मॉन्टेस्क्यू। साहचर्य विधि का आविष्कार किया था मॉन्टेस्क्यू ने। किसने किया था भाई? मॉन्टेस्क्यू, भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अंत भला तो सब भला, सभी सही करेंगे और इसके बाद मुझे बताएंगे कि किसके कितने सही हुए। और लाइक और कमेंट जरूर किया करो यार, तुम इतने कंजूसी क्यों करते हो? मात्र 30 सेकंड लगते हैं, लाइक करने में 1 सेकंड है। 29 सेकंड में टाइप करके भेज सकते हो कि सर मेरे 25/30, 28/30, 29/30 सही हुए। बताया तो करो, फीडबैक तो दिया करो। चलिए, पाठ योजना का अंतिम चरण कौन सा होता है? प्रस्तावना, मूल्यांकन, गृह कार्य, प्रस्तुतिकरण। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पाठ योजना का अंतिम चरण, सोच के देना आंसर। प्रस्तावना तो नहीं होगा, क्लियर है। प्रस्तुतिकरण भी नहीं होगा, क्लियर है। मूल्यांकन और गृह कार्य में से होगा। बताइए। पाठ योजना का अंतिम चरण होता है गृह कार्य। ये पाठ योजना का अंतिम चरण होता है। तो आज के 30 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं और उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे और आपने घड़ी देख ली होगी। अभी
29:30 हुए हैं, 30 मिनट कंप्लीट होने ही वाले हैं। और इस बीच मैंने आपको 2-3 न्यूज़ भी दे दी, अच्छे क्वेश्चंस भी दे दिए। कल सुबह मेरा प्रयास रहेगा मनोविज्ञान की 30 क्वेश्चंस की क्लास देना। शाम को समय मिला तो एक हिंदी की क्लास में आपको जरूर दूंगा, यानी 5वां पेपर मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, मेरा प्रयास आपके लिए पूरा सहयोगी प्रयास है कि आपको कैसे भी करके आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, अगले 20 दिन में आपसे जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूँ। 10 पेपर हिंदी के बोल रखा है, 5 मनोविज्ञान के हैं। समय मिला तो 2-3 पेपर और दे दूंगा। एक न्यूज और देना चाहता हूँ, कल आपको काव्य सौंदर्य का पेपर मिलेगा हिंदी सेकंड लैंग्वेज वालों। कल काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य का पेपर मिलेगा, इसलिए शाम को देखने के लिए जरूर जरूर आना। ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें, स्टेटस लगाएं, अपने ज़रूरतमंद साथियों को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। शेयर इतनी धूम से करो कि आनंद आ जाए। मेरी मेहनत में कमी नहीं है, आपकी शेयरिंग में भी कमी नहीं आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद।